morning, students. Myself, Ronak Priya, welcomes you to the daily news feed of Diya, देवघर IS Academy. आज हम 21 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ की तरफ. आज का फर्स्ट न्यूज़ है द चैलेंज ऑफ पुलिसिंग डिजिटल जायंट्स. राइट, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि किस तरीके से बिग कंपनीज हमारे पर्सनल डेटास यूज़ करके हमारी सर्चिंग पैटर्न को इम्पैक्ट करती है. कई बार ऐसा होता है कि हम जब शॉपिंग मॉल्स जाते हैं तो हम अपने पर्सनल डिटेल्स जैसे कि फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह शेयर करते हैं. अब ये शॉपिंग मॉल्स क्या करते हैं कि बिग जायंट कंपनीज, बिग मार्केटिंग कंपनीज से हमारे डेटास को शेयर करती हैं और ये बिग कंपनीज मल्टीपल स्टेक होल्डर्स से हमारे डेटास को कलेक्ट करके जैसे कि एड्रेस, फिर हमारा सर्चिंग पैटर्न, बिहेवियरल पैटर्न, इन सब को कलेक्ट करके वो हमारे जो सर्च है, जो हमारा सर्चेस है, उसको इम्पैक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता होगा कि हमने एस्ट्रोलॉजी के लगातार 1-2 वीडियोस देख लिए तो हमें एस्ट्रोटॉक जैसी एडवर्टाइजिंग कंपनीज का बार बार मैसेज आने लग जाता है. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स आने लग जाते हैं. तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हमारा डेटास, हमारा जो सर्चिंग पैटर्न है उसको इम्पैक्ट किया जा रहा है. राइट, उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है. राइट, तो इसी मैटर पर मेटा और गूगल जैसी कंपनीज पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पेनल्टीज इंपोज किया था. ठीक है, तो अगर ऐसा मैटर है तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है. वी शुड ऑल्सो नो कि इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है. सो लेट्स सी व्हाट कैन बी द solution, what can be the way forward for this problem, for the leak of personal data. इसका वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि फिलहाल अभी जो कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 का फिलहाल जो प्रोविजन है उसके अंतर्गत मार्केट शेयर और मार्केट डोमिनेशन जैसी टर्मिनोलॉजीज में डिजिटल कंपनीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है. ठीक है, अभी जो कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 है उसके अंतर्गत मार्केट शेयर, मार्केट डोमिनेशन, मार्केट शेयर, मार्केट डोमिनेशन, इन सब के डेफिनेशन में डिजिटल कंपनीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है. यानी जो कंपटीशन कमीशन एक्ट का डेफिनेशन है या उसकी टर्मिनोलॉजी है या उसका जो जुरिस्डिक्शन है उसको और एक्सपैंड करने की जरूरत है फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरा ये है कि कंपटीशन कमीशन एक्ट में ही ये मेंशन कर देना चाहिए क्लियरली एज टू हाउ द डेटा कैन बी शेयर्ड. ठीक है, इस प्रोसेस को एकदम क्लियरली डिफाइन करना चाहिए एज टू हाउ द डेटा कैन बी शेयर्ड. ठीक है, हाउ द डेटा कैन बी शेयर्ड इसको एकदम क्लियरली डिफाइन करना चाहिए. ठीक है, so author has given these solution as a way forward to the problem of data leakage. ठीक है, जिस तरीके से डेटा को इम्पैक्ट किया जाता है, हमारे सर्चिंग पैटर्न, बिहेवियरल पैटर्न को इम्पैक्ट किया जाता है, उसके लिए एक वे फॉरवर्ड ये हो सकता है. राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट आर्टिकल इज इन्फ्लेशन गोइंग अप इन साउथ from migration from poorer states. Now ये एक SBI की सर्च रिपोर्ट है. राइट, ये SBI की सर्च रिपोर्ट है. We can relate this to GS पेपर 3. ठीक है, GS पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से हम इस न्यूज़ को रिलेट कर सकते हैं. नाउ न्यूज़ इज अबाउट कि जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ माइग्रेशन हो रहा है उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि साउथ में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. अब कैसे, तो समझते हैं. बेसिकली देखो, जब पीपल नॉर्थ से साउथ की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं तो क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स. राइट, इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स
for better income, for better lifestyle, राइट? बेटर जॉब्स, बेटर इनकम, बेटर लाइफस्टाइल के लिए लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं. इससे क्या होता है कि उनका अगर बेटर जॉब्स है तो उनको अच्छी इनकम मिलेगी. अच्छी इनकम डायरेक्टली रिलेट्स टू इंक्रीज इन डिमांड, यानी दिस विल लीड टू इंक्रीज इन डिमांड, और जब डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस इन्फ्लेट होगी. नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग. लेकिन इसका एक एंगल ये भी है कि क्या सरकार का कोई रोल नहीं है वहां के इन्फ्लेशन इंक्रीज होने में? तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली यस. सरकार का भी रोल है इन्फ्लेशन इंक्रीज होने में. कैसे? तो अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट्स बढ़ाती है तो महंगाई बढ़ जाती है. ठीक है, क्या होता है? इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है क्योंकि मार्केट प्राइसेस इंक्रीज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा दिया सरकार ने तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, हर एक चीज महंगी होगी. ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो सब्जी भी महंगी होगी. ठीक है, हर एक कमोडिटी, हाउस होल्ड कमोडिटी महंगी हो जाएगी, और अगर हर एक कमोडिटी महंगी होगी तो दैट विल लीड टू इन्फ्लेशन. राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट कि उसमें सरकार का भी एक रोल है. राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Next one is the assault on multilateralism and international law. Right? तो basically an international law in the era of Trump. ठीक है, ट्रंप किस तरीके से मल्टीलेटरलिज्म को इंपैक्ट कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज कैसे मल्टीलेटरलिज्म को इंपैक्ट कर रही है, इस आर्टिकल में हमें वही देखना है. ठीक है, तो बेसिकली इस आर्टिकल को हम 3 सेक्शंस में कवर करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे यूएन एंड डिफंक्ट एक्ट. दूसरा हम देखेंगे ट्रेड पॉलिसीज, और तीसरा आईसीसी. ये 3 एंगल में इस आर्टिकल को डील करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं यूएन एंड डिफंक्ट एक्ट. ठीक है, यूएन एंड डिफंक्ट एक्ट. नाउ व्हाट इज दिस डिफंक्ट स्टैंड्स फॉर? डिफंक्ट मीन्स disengaging entirely from UN. Defunct means disengaging entirely from UN. ठीक है, अब ट्रंप ने क्या डिसीजन लिया है कि अमेरिका विल डिसएंगेज एंटायरली फ्रॉम यूएन. ट्रंप का इस पर जो बयान है, ठीक है, वो ये कि यूएसए ने बहुत किया है, बहुत कंट्रीब्यूट किया है यूएन के लिए. यूएन पीस कीपिंग फोर्स में यूएसए के बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स रिक्रूटेड हैं, एंगेज्ड हैं. राइट? और यूएन के फाइनेंसेस में ग्रेटर देन 25% सिर्फ यूएसए अलोन कंट्रीब्यूट करता है. यानी यूएसए का इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है यूएन की तरफ. लेकिन यूएन जैसी बॉडीज यूएसए की इकोनॉमी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है, और इसलिए यूएसए ने डिसीजन लिया है कि वो यूएन से पूरी तरीके से एग्जिट ले लेगा. लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि यूएन जैसी बॉडी को स्टैब्लिश करने में यूएसए का बहुत बड़ा रोल है. यूएन को स्टैब्लिश किसने किया? तो यूएन स्टैब्लिश हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने ही यूएन को स्टैब्लिश किया था. राइट? और यूएसए वाज द फर्स्ट मेंबर टू ज्वाइन यूएन. यूएन को रैटिफाई करने में भी यूएसए फर्स्ट था. इवन यूएन की फर्स्ट मीटिंग भी यूएसए में हुई थी. तो कह सकते हैं कि यूएसए बहुत ही कोर मेंबर, फाउंडिंग मेंबर रहा है यूएन का. तो यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्री एंड मेजर इकोनॉमी का यूएन से एग्जिट
ऐसी बॉडीज का, ऐसी जो मल्टीलेटरल बॉडीज हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा धक्का है, राइट। फर्स्ट। नाउ सेकंड क्या है? सेकंड हमने देखा, राइट, अबाउट ट्रेड। तो यूएन की जो बॉडी जो ट्रेड से डील करती है वो क्या है? WTO, ठीक है। तो यूएसए WTO जैसी बॉडी को वीकन कर रहा है, कैसे वो देखते हैं। मान लो ट्रेड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो वो एपेलेट बॉडी में जाता है, ठीक है। सबसे पहले वो किस में जाता है? एपेलेट बॉडी में। अगर एपेलेट बॉडी में वो रिजोल्यूशन नहीं होता है तब फिर वो कहां जाता है? नहीं, सबसे पहले वो आता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड में, ठीक है। सबसे पहले आता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड में, ठीक है। सबसे पहले वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड में आता है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड में अगर उसका रिजोल्यूशन नहीं होता है तब वो एक्सपर्ट पैनल में जाता है, ठीक है। तब वो एक्सपर्ट पैनल में जाता है। यहां भी अगर रिजोल्यूशन नहीं होता है तो फाइनल डिसाइडिंग बॉडी इज एपेलेट बॉडी। जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो सबसे फाइनल एंड डिसिसिव बॉडी है। तो सबसे पहले मामला जाता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड में, वहां पे रिजोल्यूशन नहीं होने से फिर वो जाता है एक्सपर्ट पैनल में, वहां भी अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तब वो जाता है फाइनली एपेलेट बॉडी में। लेकिन एपेलेट बॉडी में कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करना होता है, लेकिन अगर वो नॉमिनेशन नहीं हो तो आगे की प्रक्रिया ठप हो जाती है। यूएसए यहीं पर गेम कर रहा है। यूएसए क्या कर रहा है कि वो एपेलेट बॉडी का मेंबर्स को नॉमिनेट ही नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से स्टैंड स्टिल पे आ गई है, ठीक है। नाउ थर्ड हमने क्या देखा? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब इंटरनेशनली कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी वॉर होता है तो उस पे ऐसी जुडिशियल बॉडी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फाइनल डिसीजन लेती है। लेकिन यूएसए ने पूरी तरीके से सैंक्शंस लगा दिया है, उसके और मेंबर स्टेट्स पर आईसीसी कोई फैसला नहीं लेगी। अब होता क्या है, यूएसए जैसी मेजर इकोनॉमी, ठीक है, जो कि पीपीपी जीडीपी टर्म्स में सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी है, वो अगर ऐसे स्टेप्स ले रही है कि हम डब्ल्यूटीओ को वीकन कर दें, हम यूएन से एग्जिट ले लें, हम आईसीसी पर सैंक्शंस लगा दें, तो उससे क्या होता है, जो छोटे मोटे कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो भी ऐसे बॉडीज को सीरियसली नहीं लेने लगते, ठीक है, राइट। वो भी ऐसे बॉडीज को सीरियसली नहीं लेने लगते और ऐसे बॉडीज फाइनली क्या होते हैं, पूरी तरीके से वीकन हो जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, राइट। सो दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इंटरनेशनल इकोनॉमी राइट नाउ, राइट। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट फ्री एंड फेयर। इट इज अगेन टॉकिंग अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली हमने देखा था कि ऑल पार्टी मीट बुलाई थी कि सेक्शन 17C को क्या करना है, डिस्कस करना है, सेक्शन 17C को डिस्कस करना है। तो फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये अग्री किया है कि जो वोटर काउंट है, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोटर्स है, उसको ऑन द डे ऑफ पोलिंग इटसेल्फ हम डिक्लेयर कर देंगे। पहले ऐसे क्लॉज 17C के इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं किया जाता था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये अग्री कर लिया है कि हम पब्लिक डोमेन में वोटिंग डे इटसेल्फ, उसी दिन हम पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे, राइट। तो होता क्या है बेसिकली, जैसे जिस पोलिंग डे पर जितना वोटर परसेंटेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया और उसके बाद 2-3 दिन बाद जो वोटर काउंट वो बताती है, उसमें 5 to 6% का वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो 5 to 6% का वेरिएशन देखने को मिल रहा है, वोटिंग परसेंटेज में जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है जैसे ये फेक वोटर्स, ठीक है, ये फेक वोटर्स
बोगस वोटिंग की तरफ इशारा करते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन है, ये जो इन्फ्लेटेड वोटिंग दिखाया जा रहा है, वोटिंग परसेंटेज दिखाया जा रहा है, ये कुछ नहीं, ये फेक वोटर्स हैं, ये बोगस वोटिंग का इंडिकेशन है, राइट। सो अब क्या है कि इस 17C को भी डिस्कस किया जाएगा और इस पर भी फैसला लिया गया है कि अब जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोटर्स हैं वोटिंग डे के दिन उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा, राइट। सो अ स्टेप फॉरवर्ड अगेन टुवर्ड्स इंश्योरिंग इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। X corporation challenges content blocking orders, opposes center's censorship portal. Now X corporation is basically a company. X corporation is a company. तो अगेन इसको हम GS पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट करके देख सकते हैं हम इस टॉपिक को, राइट। तो बेसिकली क्या है कि जो एक्स कॉरपोरेशन है उसने एलिगेशन लगाया है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट जो इस पर सेंसरशिप लगा रही है एक्स कॉरपोरेशन पर, वो सेक्शन 69 के अंतर्गत नहीं है बल्कि वो सेक्शन 79 के अंतर्गत है। नाउ बेसिकली इस आर्टिकल में हम सेक्शन 69 और सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट में क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे। सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट के अंतर्गत सरकार को ये अधिकार है कि वो किसी भी कंटेंट, ऑनलाइन किसी भी कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सोवेरेनिटी, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद नेबर्स। ठीक है, ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जिसके अंतर्गत ऑनलाइन कंटेंट को सरकार ब्लॉक कर सकती है, उसको ये अधिकार है। ठीक है, लेकिन एक्स कॉरपोरेशन का एलिगेशन है कि उस पर जो सैंक्शंस सरकार ने लगाए हैं वो 69 के अंतर्गत नहीं है। 69A के अंतर्गत जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं वो किसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए लगाए जाते हैं, लेकिन उस पर लगाए गए सैंक्शन सेक्शन 79 के अंतर्गत लगाए गए हैं। होता क्या है कि सेक्शन 79 प्रोटेक्ट्स, वो क्या करता है, सेक्शन 79 saves the platform on which the content is posted from being dragged into cases। मान लो कि जो कंटेंट पब्लिश हुआ है, किसी कंपनी ने जो कंटेंट पब्लिश किया है वो ट्विटर पे मान लो पब्लिश किया, ठीक है, वो जो प्लेटफॉर्म है वो ट्विटर है या फेसबुक है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, तो वो जो प्लेटफॉर्म है उसको सेव करता है। सेक्शन 79 उस प्लेटफॉर्म को सेव करता है फ्रॉम बीइंग ड्रैग्ड इनटू केसेस। ठीक है, उस पर कोई केस नहीं लगे। ठीक है, तो सेक्शन 79 saves the platform on which the content is published from being dragged into cases। ठीक है, तो उसका एलिगेशन है कि ये सेक्शन 79 के अंतर्गत किया गया है, 69 के अंतर्गत नहीं है। और दूसरी बात है कि एक पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा चलाया गया एक पोर्टल है जिसका नाम है सहयोग पोर्टल। अब ये सहयोग पोर्टल में क्या है, सहयोग पोर्टल एक्चुअली स्ट्रीमलाइंस द टेक डाउन ऑर्डर्स टू बी इशूड। यानी सरकार जो भी टेक डाउन ऑर्डर्स इशू करती है कि इस कंटेंट को ब्लॉक करना है, इस कंटेंट को हटाना है वगैरह वगैरह, उन सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन किया जाता है इस पोर्टल के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा के अंतर्गत स्टैब्लिश्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये पोर्टल है सहयोग पोर्टल। इसके अंतर्गत जो भी टेक डाउन ऑर्डर्स सरकार द्वारा ऑर्डर निकाले जाते हैं उन सबको, सारे टेक डाउन ऑर्डर्स को स्ट्रीमलाइन किया जाता है इस पोर्टल के द्वारा। अब ये कंपनी ने ऐसा कहा है कि ये जो पोर्टल है ये कुछ नहीं, ये एक सेंसरशिप पोर्टल है। ठीक है, ये सेंसरशिप पोर्टल है और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्या करता है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है, विच वी हैव अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ऐसे
पोर्टल्स को, ऐसे स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट को पूरी तरीके से बैन करने की जरूरत है, ठीक है, ऐसे पोर्टल्स को बैन करने की जरूरत है, ऐसा इस कंपनी ने कहा है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Next one is important from a prelims perspective कि नीतीश गवर्नमेंट raises special status demand for बिहार before finance commission, right? तो स्पेशल स्टेटस में क्या होता है कि जो बाकी जनरल स्टेट्स हैं उनको 60-40 के रेशियो में जो सरकार जो फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स देती है, राइट, वो 60:40 के रेशियो में दिया जाता है, 60 सेंटर एंड 40 स्टेट्स, राइट। लेकिन कोई भी जैसे कोई भी सेंटर सेक्टर स्कीम होता है ना, कोई भी केंद्र सरकार की योजना होती है तो उसमें सेंटर का भी कंट्रीब्यूशन होता है और स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। तो जो फाइनेंसेस देती है सरकार, केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को कुछ पैसा देती है और राज्य सरकार भी अपना कुछ पैसा लगाती है स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने में। तो अगर वो जनरल कैटेगरी स्टेटस है तो वो अपना 40% पैसा लगाएगी स्कीम्स को लागू करने में और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको 60% ऑफ द अमाउंट देती है। लेकिन अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आ गया तो उसको 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और उसको बस अपना 10% मनी लगाना होता है। तो उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, टेरेन, ज्योग्राफिकल फीचर्स, डेमोग्राफिक फीचर्स, पॉवर्टी वगैरह बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेसिस पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। और उस फॉर्मूला को डिसाइड किया था और उस फॉर्मूला को बोलते हैं गाडगिल फॉर्मूला, गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला, जिसके बेसिस पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को डिसाइड किया जाता है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Next is US firm Eli Lilly, right, unveils drug for obesity and diabetes. Now obesity का जो ड्रग दिया गया है वो है माउंजारो, राइट। सो इसे हमें इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट ओबेसिटी एंड डायबिटीज से रिलेटेड ड्रग्स के नाम दिए गए हैं जिसको कि देख लेना है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। दवाइयों के नाम दिए जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं कि वो किस से रिलेटेड है, बिकॉज दिस इज इन न्यूज। ओबेसिटी ऑलमोस्ट एवरीडे हम कवर कर रहे हैं, तो बेसिकली इस आर्टिकल को उस पर्सपेक्टिव से देख लेना है कि अगर किसी दवाई का नाम पूछा गया तो वो किस बीमारी से रिलेटेड है, वो किसके इलाज के लिए यूज होता है, वो हमें पता होना चाहिए, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Next one is several airlines operating aircraft in and around Amritsar report GPS interference. हुआ क्या है, यहाँ पर एक न्यू टर्मिनोलॉजी दी गई है, GPS स्पूफिंग. GPS स्पूफिंग. तो ये GPS स्पूफिंग क्या होता है और GPS स्पूफिंग अभी बहुत रीसेंट केस है. GPS स्पूफिंग क्या होता है कि जो GPS के सिग्नल्स होते हैं उसको कैच नहीं करके उसके साइमल्टेनियस स्ट्रॉन्ग सिग्नल को कैच करके क्या होता है, मिसलीड हो जाता है, मिसलीडिंग कर दिया जाता है, ठीक है। ये साइबर फ्रॉड का नया जो एग्जाम्पल्स है वो देखने को मिल रहा है. होता क्या है, मान लो कोई एयरक्राफ्ट है और वो इंडिया में उड़ रही है लेकिन उसने अब जीपीएस के सिग्नल को कैच करने की बजाय उसी के साइमल्टेनियस कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग सिग्नल कैच कर लिया. तो क्या होगा ना कि वो इंडिया में नहीं दिख करके वो ऐसा लगेगा कि वो यूएसए में है. वाई? क्योंकि उसने क्या किया, उसने रॉन्ग सिग्नल कैच कर लिया. सो दिस इज जीपीएस स्पूफिंग जो अभी जिसके 465 इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है कि 465 ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, राइट. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर टुडे. आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने द हिंदू से कवर किया. कल मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ. थैंक यू सो मच.